शीत युद्ध का दौर था। एक तरफ अमेरिका की नज़रें चांद पर टिकी थीं, तो दूसरी तरफ सोवियत यूनियन एक बिल्कुल अलग ही लक्ष्य पर काम कर रहा था। उनका निशाना था एक रहस्यमयी घने बादलों से ढका ग्रह, शुक्र यानी वीनस। उन्होंने एक ऐसा मिशन बनाया जिसे कई लोग एक सुसाइड मिशन ही मानते थे। मकसद था किसी दूसरे ग्रह पर उतरकर उसकी तस्वीरें लेने वाले पहले इंसान बनना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही था, शुक्र के उन घने बादलों के नीचे आखिर था क्या? ये एक ऐसा राज था जो पूरी दुनिया को और खुद सोवियत वैज्ञानिकों को भी हैरान करने वाला था। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, उस समय तक वैज्ञानिकों को लगता था कि शुक्र शायद पृथ्वी का जुड़वा भाई है। क्या पता वहां हरे भरे जंगल हों या फिर एलियन समंदर हों। लेकिन जो हकीकत सोवियत प्रोब्स ने दुनिया के सामने रखी, वो किसी की कल्पना से भी परे थी। वहां झुलसी हुई चट्टानें थीं, कुचल देने वाला दबाव था। सच कहूं तो वो जगह किसी जहन्नुम से कम नहीं थी। ये सारी कहानी शुरू होती है स्पेस रेस से। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक होड़ मची थी कि अंतरिक्ष पर किसका दबदबा होगा। अमेरिका ने चांद पर जाने का ऐलान किया तो सोवियत संघ ने एक अलग ही रास्ता चुना, शुक्र ग्रह। उनका मकसद साफ था, दुनिया को दिखाना कि अगर अमेरिका चांद तक पहुंच सकता है तो वो जहन्नुम पर भी कदम रख सकते हैं। पर शुरुआती कोशिशें एक के बाद एक नाकामियों की कहानी थी। 4 फरवरी 1961 पहला प्रोब पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर ही नहीं निकल पाया। कुछ ही दिन बाद वेनेरा 1 लॉन्च तो हुआ, लेकिन बस 7 दिन और संपर्क टूट गया। इसके बाद तो कई सीक्रेट घोस्ट मिशंस भी फेल हुए। वेनेरा 2 का भी यही हाल हुआ। आखिरकार 1 मार्च 1966 को वेनेरा 3 शुक्र की सतह से टकराया जरूर, पर यह खामोश टक्कर थी। क्रैश होने से पहले उसने कोई भी डेटा नहीं भेजा। इन शुरुआती नाकामियों से एक बात तो एकदम साफ हो गई थी, शुक्र ग्रह वैज्ञानिकों की सोच से कहीं कहीं ज्यादा खतरनाक था। अब असली चुनौती उसके बादलों के नीचे छिपे राज को जानने की थी। सबसे पहली और हैरान करने वाली खोज थी वहां का तापमान। शुक्र की सतह का टेम्परेचर 465 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जरा सोचिए, यह हमारे किचन के ओवन से भी 2 गुना ज्यादा गर्म है। कोई भी चीज पल भर में पिघल जाए। फिर पता चला वहां के जानलेवा वायुमंडलीय दबाव का। शुक्र पर पृथ्वी से 90 गुना ज्यादा दबाव है। यह उतना ही है जितना हमारी धरती पर समंदर में 1 किलोमीटर नीचे जाने पर महसूस होता है। मतलब कोई भी चीज पल में पिचक जाए। और अगर ये काफी नहीं था, तो इन हालातों को और भी खतरनाक बनाती हैं वहां की हवाएं। 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाएं, जो पृथ्वी के सबसे खतरनाक तूफानों से भी कहीं ज्यादा तेज हैं। तो जाहिर है, इन जानलेवा हालातों का नतीजा ये हुआ कि वेनेरा 4, 5 और 6 जैसे प्रोब्स सतह पर पहुंचने से बहुत पहले ही हवा में किसी सोडा कैन की तरह पिचक कर खत्म हो गए। अब सोवियत वैज्ञानिकों को समझ आ गया था कि उन्हें कोई नाजुक मशीन नहीं, बल्कि एक असली टैंक शुक्र पर भेजना होगा। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है वेनेरा 7 की। ये प्रोब वाकई एक टैंक जैसा ही बनाया गया था। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, चाहे कुछ भी हो जाए, शुक्र की सतह पर जिंदा बचना। पर वेनेरा 7 की लैंडिंग भी किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं थी। उतरते समय उसका पैराशूट फट गया और वो 17 मीटर प्रति सेकंड की तेज रफ्तार से जमीन से जा टकराया। और तो और वो उल्टा गिरा, जिससे उसका एंटेना पृथ्वी की तरफ था ही नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद उस टूटी फूटी हालत में भी वेनेरा 7 ने अगले 23 मिनटों तक शुक्र की सतह से सिग्नल भेजा और इतिहास रच दिया। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिकों ने हवा की रफ्तार कैसे नापी। तो हुआ ये कि जब प्रोब नीचे गिर रहा था तो तेज हवाएं उसे साइड में भी धकेल रही थी। इस वजह से उसके रेडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में एक छोटा सा बदलाव आ रहा था। इसी बदलाव को, जिसे डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, मापकर उन्होंने 360 किलोमीटर प्रति घंटे की उन तूफानी हवाओं का पता लगा लिया। कमाल है ना। अब अगला और सबसे बड़ा लक्ष्य था शुक्र की सतह की तस्वीर लेना। इसके लिए सोवियत संघ ने ऐसे रोबोटिक प्रोब्स तैयार किए जिनमें कैमरे लगे थे। लेकिन यह मिशन कामयाबी और एक अजीब सी बदकिस्मती की दास्तान बन गया। प्लान तो एकदम सीधा था। लैंडर ऑर्बिटर से अलग होगा, पैराशूट की मदद से सतह पर उतरेगा और फिर कैमरों के लेंस कैप यानी ढक्कन बाहर निकल जाएंगे ताकि तस्वीरें खींची जा सकें। लेकिन ये जो आखिरी स्टेप था ना, ये छोटा सा ढक्कन, यही सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। ये एक अजीब अभिशाप जैसा था। वेनेरा 9 और 10 दोनों के 2 कैमरों में से सिर्फ एक ही का ढक्कन खुल पाया। और बदकिस्मती तो देखिए, वेनेरा 11 और 12 ये लगभग 2 घंटे तक सतह पर जिंदा रहे, लेकिन उनके दोनों कैमरों के ढक्कन जाम हो गए। उन्होंने बहुत सारा डेटा तो भेजा, पर एक भी तस्वीर नहीं।
लेकिन 22 अक्टूबर 1975 को वेनेरा 9 ने अपने एक ही काम कर रहे कैमरे से वो कर दिखाया जिसका सबको इंतजार था। उसने किसी दूसरे ग्रह की सतह से पहली तस्वीर भेजी। दुनिया ने पहली बार देखा कि शुक्र कोई रेतीला रेगिस्तान नहीं, बल्कि नुकीले अजीब पत्थरों से भरी एक खौफनाक जमीन है। वेनेरा 14 मिशन के साथ तो एक बहुत ही अजीब और सच कहूं तो थोड़ी मजाकिया घटना हुई। उसमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिससे जमीन की सख्ती नापनी थी, लेकिन जैसे ही कैमरे का ढक्कन निकलकर नीचे गिरा, वो बदकिस्मती से ठीक उसी जगह गिरा जहां उस इंस्ट्रूमेंट को गिरना था। नतीजा, वो करोड़ों डॉलर का इंस्ट्रूमेंट जमीन की सख्ती नापने के बजाय अपने ही कैमरे के ढक्कन की सख्ती नाप बैठा। हाँ, हालांकि वेनेरा 13 मिशन एक बड़ी कामयाबी थी। उसने न सिर्फ शुक्र की पहली रंगीन तस्वीरें भेजीं, बल्कि वहां लगे माइक्रोफोन ने पहली बार किसी दूसरे ग्रह की हवाओं की आवाज भी रिकॉर्ड की। इन्हीं तस्वीरों से हमें पता चला कि शुक्र का आसमान नारंगी और जमीन भूरे रंग की है। खैर, इन सभी लैंडिंग मिशंस के बाद सोवियत संघ ने अपनी रणनीति बदल दी। अब उनका लक्ष्य सतह पर उतरना नहीं, बल्कि ऑर्बिट से पूरे ग्रह का एक डिटेल्ड नक्शा तैयार करना था। वेनेरा 15 और 16 लैंडर नहीं, ऑर्बिटर थे। उन्होंने सिंथेटिक अपर्चर रेडार यानी सार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। देखिए, शुक्र के बादल इतने घने हैं कि कोई कैमरा उनके पार नहीं देख सकता, लेकिन रेडार अपनी तरंगों से बादलों के आर पार देख सकता है। इन मिशंस ने 8 महीनों तक शुक्र के उत्तरी हिस्से का नक्शा बनाया और उसके घने बादलों का पर्दा हटाया, और हमें पता चला कि इस जहन्नुम जैसी दुनिया पर 8 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ और हजारों किलोमीटर लंबी दरारें भी मौजूद हैं। तो वेनेरा प्रोग्राम की विरासत वाकई बहुत बड़ी है। इन्हीं मिशंस की वजह से हमें शुक्र के जानलेवा तापमान और दबाव के बारे में पता चला। हमें किसी दूसरे ग्रह की सतह की पहली तस्वीरें मिली, और आज हमारे पास शुक्र का एक पूरा नक्शा मौजूद है। सोवियत यूनियन ने शुक्र ग्रह पर इतने सारे मिशंस भेजे, कुछ कामयाब, कुछ नाकाम, कुछ सीक्रेट, कि आज भी कई लोग शुक्र को सोवियत ग्रह के नाम से जानते हैं। ये उनके अटूट इरादे और लगन को एक तरह की श्रद्धांजलि है। लेकिन जाते जाते आपके लिए एक सवाल। हम जानते हैं कि शुक्र के बादल सल्फ्यूरिक एसिड यानी तेजाब से बने हैं, तो फिर वहां होने वाली तेजाब की बारिश कभी जमीन तक क्यों नहीं पहुंच पाती? इस पर सोचिएगा जरूर।